साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप? काफी जाने पहचाने नाम भी दिख रहे हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार साथियों, मेरी आवाज आ रही है? सुबोध, याक्षी, आकाश, ऋतिक, शिवानी, रोशन, रोहित, मोइनुद्दीन, पवन, सोनाली, ललित, प्रशांत, बंटी, मीनाक्षी, निशा, वीरू, निस्नेहा, अरे बड़े नाम आ रहे हैं। अरे अमित, संदीप, श्रेयश, नंदन, मनीष, अनुज। अरे भाई इतनी तेज, इतनी तेज, इतनी तेज! अरे 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 अरे! सभी को नमस्कार। मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा आपके। सभी भारत के निवासी जो इस वक्त इस क्लास में लाइव हैं, उनको मेरा नमस्कार, उनको मेरा सत श्री अकाल, उनको मेरा आदाब अर्जे, उनको मेरा सलाम, उनको मेरा सब कुछ। लेकिन एनवायरमेंट नहीं, अभी एनवायरमेंट धीरे धीरे, एक बार में नहीं। खैर, जैसे कि आपको पता है कि आज हम एनवायरमेंट की क्लास के लिए मिल रहे हैं, यानी कि आज हम जो विषय स्टार्ट करेंगे, ये जो बैच आपका चालू किया गया है, इसका नाम रहेगा इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। एनवायरमेंट, साउथ में से एनवायरमेंट बोलते हैं, वैसे ये है एनवायरमेंट। ठीक है, ये विषय हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब रुक जाओ, कमेंट, थोड़ा मेरी बात सुन लो। ये विषय हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और एक बात ध्यान रखना कि कोई भी एग्जाम हो, आप चाहे सिविल सर्विसेज का दे रहे हो सेंट्रल लेवल पर या स्टेट लेवल पर, या कोई और महत्वपूर्ण ऑफिसर लेवल का एग्जाम दे रहे हो, एक बात ध्यान रखना कि जितना इंपॉर्टेंट पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, उतना ही इंपॉर्टेंट है ये विषय। इस विषय के बारे में ज्यादातर लोग डायरेक्टली बात नहीं करते, हर किसी का ध्यान पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री इन सब पे रहता है। लेकिन जो लोग पेपर निकालना चाहते हैं, जो चालाक लोग हैं, वो इस विषय पर जरूर ध्यान रखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। क्यों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक कारण तो ये है कि आज की डेट में पूरी दुनिया एनवायरनमेंट को लेकर के सजग हो गई है। आजकल क्लाइमेट चेंज आप सुनते हो, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, कहीं बहुत बारिश हो रही है, कहीं सूखा पड़ गया है, कहीं बाढ़ आई जा रही है, कहीं बर्फ पड़ रही है, कहीं नदियों में उफान आ रहा है, कहीं नदियां सूख जा रही हैं, तरह तरह की बातें आप सुनते होंगे। एक तो इसलिए भी सरकार चाहती है कि क्वेश्चन पेपर में भी आप इन सब्जेक्ट्स को तैयार करके आए, जिससे आप इन चीजों के प्रति अवेयर रहें। दूसरा, आप अगर एनवायरनमेंट के बारे में अच्छे से पढ़ के आएंगे तो इसके बारे में जानेंगे भी तो पेपर निकालें या ना निकालें, आप एक अच्छे नागरिक जरूर बनेंगे। ऐसा नागरिक जो अपने आसपास पेड़ को काटेगा नहीं फालतू में, जो अपने आसपास किसी एनिमल को मारेगा नहीं फालतू में, और जो अपने आसपास किसी तरीके का कोई पॉल्यूशन करेगा नहीं। तो आज आप पॉल्यूशन करते हो, किसी जानवर को मारते हो, जबरदस्ती पेड़ काट देते हो, जंगल के जंगल उजाड़ देते हो, ये सारी चीजें आप इसलिए कर पाते हो क्योंकि आपके अंदर वो सजगता नहीं है, वो आपके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है जो होनी चाहिए, इसलिए आप पेड़ काट देते हो। तो आप पेड़ न काटो, इसलिए सब्जेक्ट जरूरी बनाया गया है। समझ गए? बाकी पेपर तो निकालना ही निकालना है। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। अब आप चाहे यूपीएससी का एग्जाम दो, चाहे पीसीएस का एग्जाम दो, चाहे स्टेट में, देखो एग्जाम में कौन कौन से एग्जाम में ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एक आपका यूपीएससी, यूपीएससी के बाद स्टेट पीसीएस, उसके बाद ऑफिसर लेवल के कोई भी एग्जाम आप चाहे दें, उसमें भी ये पूछा जाता है। यूपीएससी का फेवरेट सब्जेक्ट है, फेवरेट। यूपीएससी में टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 100 क्वेश्चन में से आपको पता होना चाहिए, आप हैरान होंगे, 100 क्वेश्चन में से करीब करीब 15 से 18 क्वेश्चन है जो इकोलॉजी और एनवायरनमेंट से आते हैं। 15 से 18 क्वेश्चन, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, और 15 से 18 का मतलब होता है, बात सुन लो, शिल्पा, सोनम, सबको मैं हाय हेलो बाद में कर लूंगा, तनु, प्रिया, अंजलि, मोहित कुमार, मोहम्मद बिलाल, सबको हम सलाम दुआ बाद में करेंगे, पहले मेरी बात सुनो। यूपीएससी में अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, 100 में से 15 से 18 क्वेश्चन एनवायरनमेंट के आ रहे हैं, और आपको पता होना चाहिए कि 2023 का जो पेपर हुआ है यूपीएससी का, उसमें यह माना गया है कि जो विद्यार्थी 40 से 42 सवाल करके आ गया होगा, उसका प्री निकल गया होगा।
तो जिस पेपर में आपके 40 सवाल सही होने पे आप प्री निकाल पा रहे हो, उस पेपर में अगर 18 सवाल इस सब्जेक्ट से आ रहे हैं तो सोचो लगभग लगभग 40% सवाल आ रहे हैं, 40 से 50% सवाल। इसके साथ बस आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ी सी पॉलिटी ठीक करके चले जाओ अपनी, थोड़ी सी आप ज्योग्राफी ठीक करके चले जाओ, और एक आध विषय और मॉडर्न हिस्ट्री करके चले जाओ। ये 3-4 विषय और ठीक करके चले जाओ, प्री निकल जाएगा यूपीएससी का। ये है इसका वेटेज। और अगर आप पीसीएस की बात करो तो मैं अगर यूपी पीसीएस की बात करूं तो यूपी पीसीएस लोगों को बड़ा टफ लगता है, तो यूपी पीसीएस में 150 सवाल आते हैं। 150 क्वेश्चन में से आप यकीन नहीं मानोगे 25 सवाल कम से कम एनवायरमेंट्स में से आ जाते हैं, 25 से 30 सवाल, और सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। आप देखना, मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको पता चलेगा सीधे सीधे क्वेश्चन। ये इसका वेटेज है। तो आप अगर ये सोचो कि हम पॉलिटी ज्योग्राफी हिस्ट्री के दम पे पेपर निकाल लेंगे तो नहीं निकलेगा, आपको ये सब्जेक्ट करना ही पड़ेगा। ये सब्जेक्ट को आप हल्के में नहीं ले सकते, वरना करके देख लेना, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, अंकुश नाम ले लिया आपका मैंने, आपको ये बात पता चल गई कि इसकी वेटेज क्या है। 50% प्री हलवा है सर, अगर सारे सब्जेक्ट अच्छे से तैयार कर लो तो। अरे भैया सारे सब्जेक्ट कर लोगे तो फिर सभी हलवा है। सवाल यही है ना सब्जेक्ट तैयार कैसे हो, इसलिए तो आप कोचिंग कर रहे हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। और अगर आपने इन दोनों के लिहाज से एनवायरनमेंट को तैयार कर लिया तो फिर कोई एग्जाम ऐसा नहीं है जो बच जाए। ये भी आप लिख के ले लो। ये बात किस किस को समझ में आ गई? ये बात किस किस के समझ में आ गई कि एनवायरनमेंट यूपीएससी के लिहाज से इतना इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छे से करके चले जाओ और 1-2 सब्जेक्ट और करके चले जाओ तो प्री निकलवा सकता है। सेम पीसीएस और बाकी ऑफिसर लेवल के जो पेपर होते हैं उसमें तो हल्के फुल्के टुच्चे से सवाल पूछता है कि भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं। मैं तो आपको 18 बायोस्फीयर रिजर्व याद करा दूंगा जुबान पर, 54 के 54 टाइगर रिजर्व याद करा दूंगा जुबान पर, क्लास में ही देख लेना। और इतना ही नहीं, जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जितने भी पॉल्यूशन करने वाली गैसेज हैं, जितने भी अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं, सब याद करा दूंगा। और वहां पे तो मोटे मोटे क्वेश्चन पूछता है पीसीएस में या अदर एग्जाम्स में, तो वो तो आप यूं करोगे यूं। हमें काम करना है यूपीएससी के स्तर से। हम एनवायरनमेंट उस तरीके से डिस्कस करेंगे, ये लेवल एकदम, इसके नीचे कोई एग्जाम हो सब हो जाए, हम लेवल ये छुएंगे। लेकिन कैसे छुएंगे? धीरे 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 धीरे, क्योंकि एनवायरनमेंट हमारे स्कूल लेवल में उतने अच्छे से नहीं समझाया जाता। हमें जो टीचर लोग होते हैं वो एनवायरनमेंट को एक फॉर्मेलिटी के रूप में निपटा देते हैं। स्कूल के स्तर पर तो लोगों को उतनी जानकारी एनवायरनमेंट की होती नहीं है, तो हम पहले जानकारी डेवलप करेंगे बिल्कुल ऐसे जैसे स्कूल के बच्चों को समझाया जाता है, फिर वहां से करते 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 चीजों को खत्म करेंगे। ठीक है, ठीक है सुमित कुमार वर्मा। अब आप मेरे से एक सवाल पूछेंगे कि साहब एक बात बताइए, ठीक है आपकी बात, किताब कौन सी लें, किताब कौन सी लें? तो हम आपको जवाब देंगे कोई भी नहीं। क्या जवाब देंगे हम? कोई भी नहीं। क्योंकि क्योंकि जो कुछ भी है वो क्लास के नोट्स हैं। मैं क्लास के नोट्स में स्टैटिक तो कराऊंगा ही, साथ में करंट अफेयर भी कराऊंगा। मैं जब तक बैच लूंगा तब तक के करंट अफेयर आपको करा दूंगा और आपको इतना सक्षम बना दूंगा कि उसके बाद आने वाले करंट अफेयर न्यूज के उन्हें आप अपडेट कर सकें और समझ सकें। ठीक है, ये आपको मैं करवा दूंगा। और ये मेरा आपसे वादा है कि आप क्लास के नोट्स चेक कर लेना, ऑनलाइन रिकॉर्ड हो रही है बात, क्लास के नोट्स चेक कर लेना। जो किताब आपको कोई बता दे उसको चेक कर लेना, किसी और कोचिंग के चेक करना चाहो वो चेक कर लेना। अगर आपको लगे कि कोई किताब 21 है तो हमसे बात करना। ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, चुनौती के रूप में, चैलेंज के रूप में। मैं ऑफलाइन कोचिंग में नहीं बोल रहा कि बोल जाऊं कल में आपके पास कोई रिकॉर्ड ना रहे। मेरी बात का रिकॉर्ड रहना चाहिए कि मैं आज बोल रहा हूं कि जो नोट्स में करा दूंगा उससे ज्यादा कंटेंट आपको मिल जाए। कंटेंट तो मिलने को बहुत मिल जाएगा, पीएचडी किताबें भी आती है एनवायरनमेंट में, मतलब यूपीएससी पीसीएस के लिहाज से। तो मुझसे कहना फालतू का कंटेंट किसी ने छाप रखा होगा, बिना मतलब के पेज भर रखे होंगे, तो उसकी तो कोई गारंटी है नहीं। लेकिन काम की कोई चीज नहीं छूटेगी, उससे ज्यादा ही मिल जाएगी, और न सिर्फ स्टैटिक होगी बल्कि करंट अफेयर की भी होगी। ठीक है, सागर कुमार, विपिन राठौर, कुमार सुनील, भारती यादव। तो ये लाइन तो आपको लिख लेनी है अभी अपने नोट्स में। इसके बाद आप क्या कहेंगे और क्या चाहिए? तो मैं कहूंगा PYQ जरूर कर लेना आप।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसकी आप कोई भी किताब ले लेना, आप ले सको आप ले लेना, मुझसे कहोगे मैं दे दूंगा, कोई भी किताब ले लो जिसमें पीवाईक्यू दे रखे हो। इसके साथ साथ मैं आपको एमसीक्यू दिया करूंगा लगभग लगभग डेली, जैसे जैसे मेरे टॉपिक खत्म हो जाएंगे उस हिसाब से दूंगा, ऐसा भी नहीं कि डेली दूं, जब टॉपिक खत्म होगा तब दूंगा, हो सकता है टॉपिक खत्म होने में 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, वट एमसीक्यू का मैं आपको पीडीएफ दे दिया करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो ये आप लिख लें जिससे कि आप बाद में मेरे से प्रश्न न पूछें कि कौन सी किताब करें, लिखो इसे। और मुझे जब तक 2 सिप चाय के लेने दो। हाँ, घटना चक्र ले सकते हो या कोई भी ले लो जिसमें प्रीवियस ईयर दे रखे हो। पीवाईक्यू तो पीवाईक्यू होते हैं यार, जो क्वेश्चन पिछले साल आया होगा वही सब किताब में दिया होगा, आपके पास तो बस वो होनी चाहिए पीवाईक्यू, चाहो तो नेट से निकाल लेना, है ना, कहोगे तो मैं दे दूंगा किसी दिन, मेरा दिमाग खराब हो गया तो मैं दे ही दूंगा, ठीक है। लिख लिया? मुझसे दोबारा पूछ मत लेना किसी किताब कौन सी करें, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप 3-4 दिन तक यही क्वेश्चन पूछते रहोगे, इसलिए पहले लिखवा दिया है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि साहब यूपीएससी आप कहते हैं, आपने कहा पीसीएस भी, तो हम क्या माने, इन दोनों में क्या ये सिर्फ प्री में आता है, एनवायरमेंट नाम का जो विषय है क्या ये प्री में आता है, हम कहेंगे यूपीएससी के प्री में भी आता है, पीसीएस के प्री में भी आता है। आप कहेंगे क्या ये मेंस में आता है, हम कहेंगे यूपीएससी के भी मेंस में आता है, पीसीएस के भी मेंस में आता है। आप कहेंगे यूपीएससी में कितने क्वेश्चन होते हैं, हम कहेंगे 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। आप कहेंगे पीसीएस में कितने होते हैं, तो मैं यूपी पीसीएस की बता रहा हूं, 150 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। आप पूछेंगे यूपी में यूपीएससी में 100 में से कितने क्वेश्चन आते होंगे, मैं कहूंगा 15 से 18 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और आप कहेंगे इसमें कितने आते हैं, तो मैं कहूंगा 20 भी आ जाते हैं, 25 भी आ जाते हैं, 30 भी आ जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या उस समय ट्रेंड है। आप कहेंगे मेंस में कौन से में आता है, तो मैं कहूंगा मेंस में जीएस 3 नाम का एक पेपर होता है, उसमें ये पूछा जाता है। अच्छा, आप कहेंगे टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं, मैं कहूंगा टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं। तो एनवायरमेंट के कितने आते हैं, तो मैं कहूंगा एनवायरमेंट के आते हैं आपके 2, 3 और 4 क्वेश्चन। जीएस 3 का मतलब है यहां पर कई सारे सब्जेक्टों का ग्रुप होता है, एनवायरमेंट होगा, इकोनॉमिक्स होगा, साइंस टेक होगा, ऐसे करके कई सारे सब्जेक्ट होते हैं, उनका एक ग्रुप है, उनमें से हर ग्रुप से हर सब्जेक्ट से 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन आते हैं, कभी 2 आ जाते हैं, कभी 4 भी आ जाते हैं, इतना स्पेसिफिक है। और इसमें आप पूछिएगा तो इसमें भी आते हैं, इसमें कितने आते हैं, इसमें भी 2 से 3 से 4 तक क्वेश्चन आ जाते हैं जीएस 3 में। तो आप कहोगे इतना इंपॉर्टेंट है, हम कहेंगे इतना इंपॉर्टेंट है, आपको करना पड़ेगा, हम कहेंगे बिल्कुल करना पड़ेगा। क्या इसे उतना ही महत्व दें जितना पॉलिटी को ज्योग्राफी को देते हैं, हम कहेंगे उससे ज्यादा दे दो, उससे ज्यादा दे दो, क्योंकि पॉलिटी ज्योग्राफी पे तो सब महत्व दे रहे हैं, हर कोई पढ़ रहा है उसे। एनवायरमेंट को हर आदमी उतनी गहराई से नहीं लेता, उसको लगता है अरे ये तो हल्का सब्जेक्ट, हल्का नहीं है, हिला देता है ये। आप देखना धीरे धीरे जैसे हम चलेंगे इसमें, तो ये इसका वेटेज ऐसे भी लिख ले, कितने पेजेस लगेंगे, गांधी बापू ओरिजिनल वाले पेजेस के लिए मान के चलो कम से कम 150 पेज। हाना अंसारी, ये बीपीएससी में भी आता है, राजस्थान पीसीएस में भी आता है, एमपी पीसीएस में भी आता है, पाकिस्तान पीसीएस में भी आता है, ऑस्ट्रेलिया के पीसीएस में भी आता है। शिवम कुमार, जीवन का अंतिम सत्य कौन है भाई ये, इनका नाम ही है जीवन का अंतिम सत्य, हो गया ना ये। ऑस्ट्रेलिया में भी पीसीएस का एग्जाम होता है, वो दे सकते हैं आप, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ठीक है साहब आपने किताब का बता दिया, देखो मैंने आपको किताब का बता दिया, मैंने आपको यह बता दिया कि किस एग्जाम में आता है, ठीक है। मैंने अब आपको यह बताने जा रहा हूं कि इसका सिलेबस क्या है, ठीक है। अब हम सिलेबस पे बात कर लें अगर आप चाहें तो, ठीक है।
अब लिखिए सिलेबस, सिलेबस लिखिए। और सिलेबस लिखना ही नहीं है, याद भी कराऊंगा, अभी याद की याद, तो आप इसे उसी उद्देश्य के साथ लिखें। क्लास कितने बजे स्टार्ट हुई है? हो गई 1:05 पे स्टार्ट करी थी। समृद्धि, तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है? सिलेबस में देखो, पहला टॉपिक हमारा रहेगा इकोसिस्टम, हिंदी में से बोलते हैं पारितंत्र, ठीक है, या इसे पारिस्थितिकी तंत्र बोल देते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र, पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र, ये लंबा पड़ता है पारिस्थितिकी तंत्र, इसलिए मैं बार बार इसे पारितंत्र ही लिखूंगा, ठीक है। दूसरा बायो डाइवर्सिटी, इसे हिंदी में बोलते हैं जैव विविधता, ठीक है। इसके बाद तीसरा होता है आपका क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज दैट इज जलवायु परिवर्तन। इसके बाद चौथा होता है आपका पॉल्यूशन, पॉल्यूशन बोले तो प्रदूषण। इसके बाद आपका पांचवा होता है एनवायरमेंटल या एनवायरमेंट लॉज एंड एक्ट्स, यानी कि पर्यावरण कानून एवं अधिनियम और अधिनियम। इसके बाद जो छठवां चैप्टर है वो है आपका इंटरनेशनल कन्वेंशन, इंटरनेशनल कन्वेंशन, अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन। इसे कुछ लोग हिंदी में सम्मेलन लिखते हैं, लेकिन सम्मेलन न लिख करके हम कन्वेंशन ही लिखेंगे। लंकापति रावण भी हैं, वाह 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 वाह, क्या बात है सर। जिसको गुस्सा आता है या तो नींद आ रही होगी, नींद आ, पता नहीं क्या कह रहा है सर, प्लीज बता दीजिए। ऋषि बुद्ध, क्या कह रहे हो सर जी? इकोसिस्टम 12th में था। हाँ 12th में क्या, वो पूरी आपकी 6 से लेकर 12th तक कहीं ना कहीं कोई ना कोई चैप्टर इसका रहता है, लेकिन टीचर लोग उसे सेकेंडरी महत्व देते हुए ज्यादा कराते नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि गांधी बापू ओरिजिनल वाले सर आप पढ़ा रहे हैं, खुशी का बात सर आप पढ़ा रहे हैं, इससे ज्यादा खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती। अरे अभी तुम टेंशन मत लो। हाँ डेली 1 बजे क्लास होगी। कन्वेंशन सातवां, सस्टेनेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसे बोलते हैं सतत विकास, सतत विकास। छाप लो इसे, फटाफट छापो, फिर याद कराऊंगा। लक्ष्मी विश्वकर्मा, साहिल सुलेमानी, नरेश ठाकुर, लक्ष्मी विश्व, साहिल, सुभाष चंद्र बोस भी आ गए हैं, वाह 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 वाह, ये सब ज्योग्राफी वाले आ गए हैं। लिख लिया, लिख लिया, याद करा दूं? चलो देखो, पहले मेरी बात ध्यान से सुनो कि एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा एरिया जहां पर कुछ लोग जीव जंतु रह रहे हों, चाहे बिल्ली हो, बंदर हो, पेड़ हो, भालू हो, शेर हो, मानव हो, मछली हो, मच्छर हो, कुछ भी हो, कोई ऐसा क्षेत्र जहां पर ये जीव जंतु रह रहे हो, कोई 1 या 2 प्रजाति हो,
कई प्रकार की प्रजातियां, उस जगह को इकोसिस्टम कहते हैं, इकोसिस्टम या पारितंत्र कहते हैं। एक जंगल भी पारितंत्र है, एक तालाब भी पारितंत्र है। ये क्लासरूम अगर आपका ऑफलाइन होता तो वो भी पारितंत्र है, आप घर में रह रहे हैं वो भी पारितंत्र है। हर जगह पारितंत्र है जहां पर आप रह रहे हैं या कोई जीव जंतु रह रहा है। ये बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? शिवोक्सन यादव, ठीक है। तो पारितंत्र जानेंगे हम पहले चैप्टर के रूप में। जब आप याद करा रहा हूं मैं आपको, सिलेबस याद करा रहा हूं ये। जब पारितंत्र आपको पता चल जाएगा तो पारितंत्र के अंदर आप जाओगे तो आपको वहां पर जैव विविधता देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? बायोडायवर्सिटी। तो पारितंत्र दिमाग में बैठ गया, पारितंत्र के अंदर बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी तो दिमाग में बैठ गई। तीसरा, आजकल क्या हो रहा है, हम जलवायु में क्या देख रहे हैं? परिवर्तन। जलवायु में क्या देख रहे हैं? परिवर्तन। जिससे अफेक्ट किसको हो रहा है? बायोडायवर्सिटी को। जिससे अफेक्ट किसको हो रहा है? बायोडायवर्सिटी को। सवाल ये उठता है कि क्लाइमेट चेंज हो क्यों रहा है? जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है? कॉमन सेंस, हम गाड़ियां ज्यादा चला रहे हैं, धुआं ज्यादा कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज के माध्यम से धुआं निकाल रहे हैं, अलग अलग तरीके का पोल्यूशन कर रहे हैं। तो आपके दिमाग में आएगा अच्छा हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे पर्यावरण दूषित हो रहा है, और उसे क्या कहते हैं? पोल्यूशन। तो इससे ये हो रहा है, इससे ये हो रहा है, ये यहां पाया जाता है। तो पोल्यूशन तक बात क्लियर हो गई। उसके बाद इसको रोकने के लिए भी तो हम कुछ कर रहे होंगे नेशनल लेवल पर। हम क्या कर रहे हैं? एनवायरमेंट लॉज या एक्ट ला रहे हैं कि भाई ये सब मत करो, तुमने पेड़ काटा तो तुमको सजा हो जाएगी, तुमने गाड़ी से ज्यादा धुआं निकाला तो ये दिक्कत हो जाएगी, तुमने इंडस्ट्री लगाई और धुआं ज्यादा किया तो ये दिक्कत हो जाएगी, हम तुम्हें ये वाली सजा सुना देंगे। ये सब कहां लिखा पड़ी हो रही है? एक्ट में, कानूनों में। जब हम अपने स्तर, अपने राष्ट्र के स्तर पर लेकर के आ रहे हैं तो इंटरनेशनली भी तो ये चीजें लाई गई होंगी। तो वहां लाई गई हैं इंटरनेशनल कन्वेंशन के माध्यम से, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के माध्यम से। ठीक है साहब। प्रकृति ने हमको क्या दिया? ये दिया। इसमें क्या पाया जाता है? ये पाया जाता है। लेकिन ये खराब हो रहा है किस वजह से? इस वजह से। ये किस वजह से हो रहा है? इस वजह से। इसको रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? ये ला रहे हैं। विश्व क्या ला रहा है? ये ला रहा है। तो ये दिया, ये प्रकृति ने दिया, ये मानव ने किया, मानव को रोकने के लिए ये करा जा रहा है। तो अब मानव ऐसा क्या करे? मानव ऐसा क्या करे कि अपना विकास भी कर ले और ये समस्याएं भी ना हो? तो उसके लिए कुछ इलाज भी तो बताओ। रोकथाम तो आपने बता दिया कानून, पर कानून इलाज तो होता नहीं है। कानून आपको प्रतिदंडित कर देगा, रोक देगा कि ये काम मत करो, लेकिन ये ना करो तो फिर क्या करो? इसका जवाब मिलता है यहां पर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। ठीक है। अरे किसी ने नाम ही रख लिया अंकित सर का चेला। अरे ऐसे नहीं बोलते, चेला कोई किसी का नहीं होता, सब ऊपर वाले के चेले हैं। सतत विकास, सतत विकास का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक ऐसा विकास, चीजों का इस तरीके से उपयोग करना जिससे आपकी जरूरतें तो पूरी हो ही जाएं, आने वाली जनरेशन की जरूरतें भी पूरी हो जाएं, प्लस पर्यावरण को नुकसान ना हो। जैसे मैं ऐसी गाड़ी चलाऊं जो धुआं देती है, पेट्रोल जलता है, जिसमें डीजल जलता है, तो धुआं निकलेगा, प्रकृति को नुकसान होगा, और पेट्रोल भी एक ना एक टाइम पे खत्म हो जाएगा। तो ये जो चीज है पेट्रोल का प्रयोग करना, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है, नहीं है। क्योंकि इसमें जो संसाधन है पेट्रोल, ये भी एक टाइम पे खत्म हो जाएगा और नुकसान भी पहुंचा रहा है, तो सस्टेनेबल नहीं है। अगर मैं इस्तेमाल करता हूं सोलर एनर्जी का, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करता हूं, तो ना तो सौर ऊर्जा कभी खत्म होने वाली और ना उससे कोई पर्यावरण को नुकसान है, तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं प्लास्टिक की प्लेट में खाना खा रहा हूं, प्लास्टिक की प्लेट में, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। थर्माकोल की प्लेट में खा रहा हूं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। वो थर्माकोल की प्लेट नष्ट नहीं होगी, वो प्लास्टिक प्रदूषण करेगी। लेकिन मैं कागज की पत्तों की पत्तल पे खाना खा रहा हूं, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। क्योंकि पत्ता है, मिट्टी में मिल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो हमें ये करना है। सिलेबस याद हो गया? ठीक है, सही है, सही है। चलो अब मैं इसको एक बार रिवाइज करा देता हूं। पहला चैप्टर लिख के बताएं, पहला चैप्टर लिख के बताएं। मुझे आपके आंसर चाहिए हाथ की हाथ। पहले चैप्टर का नाम बताएं, इकोसिस्टम, पारितंत्र। दूसरे चैप्टर का नाम बताएं, दूसरे चैप्टर का नाम बताएं। पहला चैप्टर आप बताया पारितंत्र, दूसरा चैप्टर बताएं।
बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। तीसरा चैप्टर बताएं। अरे तीसरा चैप्टर बताएं। क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, सही बात है। चौथा चैप्टर बताएं। चौथा चैप्टर है क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, पोल्यूशन, सही बात है, प्रदूषण। अगला चैप्टर बताएं, इनको रोकने के लिए क्या कर रहे हैं। जी हाँ, कन्वेंशन, एनवायरमेंटल एक्ट ला रहे हैं या लॉज ला रहे हैं, कानून ला रहे हैं, पर्यावरण कानून। ये तो हम ला रहे हैं दुनिया में, दुनिया में कन्वेंशन, जी हाँ, इंटरनेशनल कन्वेंशन। और इन सब का इलाज क्या है फिर, अगर ये ना करें तो, ये ना करें तो क्या करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। याद हो गया? सभी लोग बताएं याद हो गया क्या नहीं हो गया, कमेंट करके बताएं याद हुआ कि नहीं हुआ, कमेंट करके बताएं याद हुआ कि नहीं हुआ। भूलेंगे तो नहीं। मैं आपको कभी सड़क पर मिल जाऊं, एकदम से पूछ लूं कि 5वें नंबर का चैप्टर बताओ, तो बता दोगे, बता दोगे? ठीक है, कोई आपसे ये पूछ लेगा नहीं बताओगे, अच्छा। अगर कोई आपसे ये पूछे कि कितने चैप्टर हैं, तो चैप्टरों की संख्या पता है? चैप्टरों की संख्या है 7। हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7। समुंदर कितने होते हैं? 7। 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। इस तरीके से याद रखना कि 7 का आंकड़ा दिमाग में बैठा लो, ठीक है? चलो, हाँ, धोनी का नंबर भी 7। तो आज से हम साथ साथ हैं। अब हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर हमारा है इको सिस्टम, इको सिस्टम, ठीक है? पहला चैप्टर दैट इज पारितंत्र, पारितंत्र, पारितंत्र लिख लें। सतत विकास दोबारा समझा दीजिए, का मतलब है, सतत विकास का मतलब होता है चीजों का ऐसे उपयोग करो, मानव अपना डेवलपमेंट, अपना विकास ऐसी चीजों से करे, अपने विकास में ऐसी चीजें शामिल करे जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, उसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसे आप प्लास्टिक का यूज करते हो, प्लास्टिक यूज मत करो। जैसे आप धुआं करते हो, धुआं मत करो। जैसे आप पेट्रोल डीजल की गाड़ी चलाते हो, वो मत चलाओ। फालतू इंडस्ट्री लगा के धुआं कर रहे हो, वो मत करो। कोयले से बिजली बना रहे हो, वो मत बनाओ, क्योंकि कोयला एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा, और कोयला जलाओगे तो धुआं निकलेगा। तो ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा का उपयोग करना, बैटरी वाली गाड़ी चलाना, समझ रहे हो? पत्तल की प्लेट में खाना, प्लास्टिक का यूज ना करना, हो सके तो कागज का यूज कर लेना, पेड़ ना काटना, अपना डेवलपमेंट ऐसा करना कि पहाड़ कमजोर ना हो जाए, डेवलपमेंट ऐसा करना कि जंगल ना काट दो आप, डेवलपमेंट ऐसा करना कि आग ना लग जाए। इस तरह के डेवलपमेंट को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर हम एक दावत कर रहे हैं और दावत में हमने पत्तल वाला सिस्टम रखा है, तो आप ये कहोगे कि दावत में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ध्यान रखा है, सतत विकास का ध्यान रखा है। वरना प्लास्टिक की प्लेट रखते तो प्रदूषण को पर्यावरण को नुकसान होता। ठीक है, समझ गए? कन्वेंशन बता दीजिए। कन्वेंशन का मतलब होता है जब दुनिया के कई सारे देश एक जगह बैठ करके मीटिंग कर रहे हो, तो उसे कॉन्फ्रेंस कहते हैं। कॉन्फ्रेंस सुना है? सम्मेलन। जब दुनिया के सारे देश मिलकर के कोई बात कर रहे हो तो उसे सम्मेलन कहते हैं। और उस बात में अगर ये तय कर लें कि हमें ये समस्या है, इस समस्या से लड़ना है, अगर समस्या गोल को डिफाइन कर लें, तो उसे कन्वेंशन कहते हैं। थोड़ी देर के लिए, जब तक ये चैप्टर नहीं आ रहा, तब तक आप सम्मेलन को कन्वेंशन ही माने, कॉन्फ्रेंस और कन्वेंशन एक ही चीज माने। ठीक है, ठीक है। चलो, इकोसिस्टम, पारितंत्र, हम पहला चैप्टर करने जा रहे हैं, पारितंत्र। पारितंत्र के अंदर भी कई सारे सब टॉपिक्स हैं, कई सारे और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। हमें उसके बारे में सबसे पहले लिखना है और फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसमें हम सबसे पहले जो करेंगे वो होगी इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन होती है परिभाषा। उसके बाद हम करेंगे इको टोन। इको टोन क्या होती है, यानी कि संक्रमिका, संक्रमिका। उसके बाद हम करेंगे इको लॉजिकल नीश, यह इसे बोलते हैं पारिस्थितिक कर्मता, या इसे कहीं कहीं आला भी बोल देते हैं। ठीक है,
उसके बाद हम करेंगे इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी यानी पारिस्थितिक उत्पादकता, दक्षता। उसके बाद हम करेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड यानी पारिस्थितिक पिरामिड। इसके बाद हम करेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन, दैट इज पारिस्थितिक अनुक्रमण। उसके बाद हम करेंगे बायोटिक इंटरेक्शन यानी कि जैविक या जैव संबंध। उसके बाद हम करेंगे बायो एक्यूम्यूलेशन और बायो मैग्निफिकेशन यानी कि जैव एकत्रीकरण एवं जैव संवर्धन। लिख लें। हो गया। शिखर सम्मेलन क्या होते हैं, सम्मेलन क्या होते हैं और सारी चीजें क्या होती हैं, धीरे धीरे सब जानेंगे, जल्दी में मत रहो। तीसरे पे लिखा है इकोलॉजिकल नीचे, पारिस्थितिक कर्मता या आला। अब ये होता क्या हम जानेंगे, जल्दी में कहां हो। ललित राजपूत। ठीक है, ये चैप्टर तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। अरे बहुत इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग ही इंटरेस्टिंग है, टेंशन काहे ले रहे हो। बढ़े बढ़े। तो पहले करते हैं इसकी डेफिनेशन, परिभाषा। बोर्ड की, ओ सॉरी, इकोसिस्टम की परिभाषा। डेफिनेशन, परिभाषा। अब एक बात सुनो आप, इकोसिस्टम क्या होता है, इसकी तीन शर्त हैं। इकोसिस्टम या पारितंत्र क्या होता है, उसकी तीन शर्तें हैं। तीन क्या क्या होती हैं बताता हूं। पहली शर्त तो ये है
कि कोई भी ऐसा क्षेत्र होना चाहिए, कोई भी ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया होना चाहिए जो खुला हो। कैसा हो? ओपन सिस्टम हो। पहली शर्त ये कि जो इकोसिस्टम है, जो पारितंत्र है, वो कैसा हो? खुला तंत्र हो। खुला तंत्र यानी कि ओपन सिस्टम हो। ओपन सिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा एरिया, एक ऐसा तंत्र जिसमें ऊर्जा आ भी सकती हो और ऊर्जा जा भी सकती हो। ऊर्जा भी किसकी? सौर ऊर्जा, कोई भी हो वैसे तो, जिसमें ऊर्जा तथा भार, भार का मतलब जैव भार, आ भी सकती है और जा भी सकती है। जैसे एक कमरा है, कमरे का गेट खुला है, इस कमरे में कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, तो क्या कहेंगे? ओपन सिस्टम, खुला तंत्र। क्या कहेंगे? ओपन सिस्टम, खुला तंत्र। ठीक है, ठीक है। इसके बाद ओपन सिस्टम, दूसरी शर्त यह है कि इसमें कुछ जैविक घटक होने चाहिए, कुछ और जैविक घटक हो तो और अच्छा है, और अजैव घटक होने चाहिए। ठीक है, एलिमेंट्स होने चाहिए। इन दोनों में कोई ना कोई संबंध होना चाहिए। बायोटिक होते हैं जैव, और ये क्या होते हैं? अजैव। ठीक है, इनमें कोई ना कोई संबंध हो, इनमें भी संबंध हो और इनमें भी संबंध हो, यानी कि क्या हो? संबंध हो। आप कहोगे समझ में नहीं आया। जैसे ये है शेर, ये है शेर, और ये है हिरन। इसका मतलब लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स है। एनवायरमेंट में लिविंग थिंग्स को बायोटिक बोलते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स को एबायोटिक बोलते हैं, सीधी बात है। अब ये शेर है, ये हिरन है। शेर ने हिरन को खा लिया, शेर ने हिरन को खा लिया, तो दोनों में संबंध क्या है? एक शिकार है, दूसरा शिकारी। और जब शेर ने हिरन को खा लिया, फिर शेर एक घाट पर आया और उसने पानी पिया, तो पानी क्या है? एबायोटिक है। तो शेर ने पानी पिया, दोनों में क्या संबंध है? एक भोजन बना और एक भोजन ग्रहण करने वाला, तो दोनों में ये संबंध है। थोड़ी देर पहले हो सकता है कि हिरन ने भी पानी पिया हो या हिरन हवा खाता हो, हवा भी एबायोटिक है। तो मतलब किसी क्षेत्र में ये सब लोग आपस में मिलजुल करके रह रहे हैं। ठीक है, इसे कहते हैं आपका रिलेशनशिप संबंध। तो इसमें एक बायोटिक एलिमेंट होगा, एक आपका ये बायोटिक बायोटिक का संबंध होगा, और बायोटिक एबायोटिक का संबंध होगा। एबायोटिक क्या होता है? अजैव। ये क्या होता है? जैव। और तीसरी शर्त इसमें यह है कि इसमें जो ऊर्जा का स्रोत है, मुख्य स्रोत जो ऊर्जा का है, वो कौन सी होनी चाहिए? सौर ऊर्जा। ठीक है, यानी कि ड्राइविंग फोर्स क्या होगा? ड्राइविंग फोर्स यानी कि ऊर्जा का स्रोत, ये रहेगा सौर ऊर्जा, दैट इज सोलर। ये होनी चाहिए। किसी जंगल में, किसी जंगल में ऊर्जा का स्रोत क्या रहता है? सौर ऊर्जा। सन से प्लांट्स सनलाइट लेते हैं तो क्या बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के जरिए, प्रकाश संश्लेषण के जरिए अपना खाना बनाते हैं। जब प्लांट्स अपना खाना बना लेते हैं तो उन्हीं प्लांट्स को कौन खाता है? हर्बीवोरस खाते हैं, यानी कि तृणभक्षी खाते हैं। उन हर्बीवोरस को कौन खाता है? मांसाहारी यानी कि कार्निवोरस खाते हैं। ऐसे एक फूड चेन चलती है। लेकिन फूड चेन चली तो जब जब फूड बना, फूड कहां बना? प्लांट्स पे। प्लांट्स ने किससे बनाया? इनसे। अब इसे आप लिख लें एज इट इज। हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं कुमार आईएएस में, आगरा, मथुरा, झांसी, 3 जगह ब्रांच है, कहीं भी आ सकते हैं आप।
हाँ नोट करें, नोट करें। पहले ज्योग्राफी करूँ या इकोलॉजी, दोनों करो एक साथ, इकोलॉजी करो पहले। हो गया, हो गया। चलो बढ़े, बढ़े। इसके बारे में लिखवा दूं, लिखवा दूं, अभी लिखवा रहा हूं डेफिनेशन। मैपिंग वाला पीडीएफ सेंड कर दिया है, जो मैपिंग वाला कोर्स चल रहा था उसमें एक पीडीएफ दी है मैंने, 52-53 पेज की होगी, हिंदी में भी होगी इंग्लिश में भी होगी। उसे देख लेना, मैपिंग की सारी इसमें लिस्ट बनी पड़ी है। कुछ लोग कह रहे हैं थोड़ा रुक जाइए। ऊर्जा भार क्या है? ऊर्जा होता है जैसे सौर ऊर्जा, ऊर्जा आ सकती है, खाना बनाया प्लांट्स ने, और वो ऊर्जा बाहर भी जा सकती है। मान लो किसी जंगल से एक शेर निकल करके पास वाले जंगल में चला गया, तो जिस जंगल से निकल के गया उस जंगल में कुछ तो वजन कम हुआ होगा शेर का, तो शेर का, पक्षी का, किसी और जीव जंतु का, पेड़ों का जो वजन होता है ना, वजन, उस वजन को भार बोलते हैं, भार। तो वजन तो धीरे धीरे बढ़ता रहता है और घट घट भी सकता है। तो अगर किसी इकोसिस्टम में वजन घट सकता है, बढ़ सकता है, ऊर्जा बढ़ सकती है, घट सकती है, तो उसे कहते हैं ऊर्जा आ सकती है, ऊर्जा जा सकती है। घटने बढ़ने की बजाय आना और जाना शब्द यूज करते हैं। मैं कौन कौन सा सब्जेक्ट कराता हूँ? मैं इकोलॉजी, एनवायरनमेंट और मैपिंग कराई है अभी, अभी ज्योग्राफी कराता हूँ। ज्योग्राफी शाम को चल रही है 8 बजे। ठीक है। ओपन सिस्टम का इकोसिस्टम से रिलेशन क्या है? ओपन सिस्टम का यह है कि इकोसिस्टम होगा ही वही जो ओपन सिस्टम होगा। अगर मान लो, तुम एक बात बताओ, मैं एक कमरा लूं, उस कमरे को चारों तरफ से बंद कर दूं, हवा भी नहीं आ पाए उसमें, हवा भी नहीं आ पाए, हर तरफ से बंद कर दूं, उसमें भले ही 2-3 जीव जंतु हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या वो जीव जंतु बने रहेंगे? 4-5 दिन में मर जाएंगे। जब मरी जाएंगे तो फिर काहे बात का वो इकोसिस्टम कहलाएगा, पारितंत्र कहलाएगा? तो शर्त ही यही है कि उसमें हवा पानी आता जाता रहे, जीव जंतु आते जाते रहे, खाना पीना आता जाता रहे, ऐसा सिस्टम हो तो उसे ओपन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, हो गया। पीडीएफ आ चुका है, चेक कर लो, मनमोहन आर्य। ठीक है, चलो अब लिखो, इन अ geographical region, ecosystem is an open system that is mass and energy can have interaction, can have interaction. In this system, in this system, there exist biotic elements and abiotic, बायोटिक एलिमेंट के ब्रैकेट में लिख लेना, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो organisms, and abiotic elements, that is air, water, soil, and they have interaction, that is biotic, biotic
एंड बायोटिक एबायोटिक इंटरेक्शन। द ड्राइविंग फोर्स of an ecosystem is solar energy। लिख लो, हिंदी में ही बोल रहा हूं। लिखो, किसी भौगोलिक क्षेत्र में किसी भौगोलिक क्षेत्र में पारितंत्र किसी भौगोलिक क्षेत्र में पारितंत्र एक खुला तंत्र है। पारितंत्र एक खुला तंत्र है जिसमें 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 ऊर्जा एवं जैव भार जिसमें ऊर्जा एवं जैव भार ऊर्जा एवं जैव भार में अंतर क्रिया होती है। ऊर्जा तथा जैव भार में अंतर क्रिया होती है। ऊर्जा तथा जैव भार में अंतर क्रिया होती है। ठीक है, अगली लाइन से लिखना, इस तंत्र में इस तंत्र में इस तंत्र में कुछ जैव घटक कुछ जैव घटक जैसे इस तंत्र में कुछ जैव घटक जैसे पादप पशु तथा सूक्ष्म जीव जैसे पादप पशु तथा सूक्ष्म जीव मैंने लिखा इस तंत्र में कुछ जैव घटक जैसे इस तंत्र में कुछ जैव घटक जैसे अरे स्पीड से बोलता हूं, कुछ लोग कहते हैं उनका रह गया। इस लिखना, इस तंत्र में कुछ जैव घटक जैसे पादप पशु और सूक्ष्म जीव तथा अजैव घटक जैसे वायु जल मृदा पाए जाते हैं तथा इनमें
जैव 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 तथा इनमें जैव जैव कौमा जैव अजैव कौमा जैव अजैव अंतरक्रिया होती है। अंतरक्रिया होती है, ठीक है, अंतरक्रिया होती है तथा इनमें जैव जैव कौमा जैव अजैव अंतरक्रिया होती है। जैव अजैव अंतरक्रिया होती है। अगली लाइन से लिखना, अगली लाइन से लिखना, पारितंत्र का मुख्य चालक बल, पारितंत्र का मुख्य चालक बल सौर ऊर्जा होती है। सौर ऊर्जा होती है। पारितंत्र का मुख्य चालक बल, काजल प्रजापति, पारितंत्र का मुख्य चालक बल सौर ऊर्जा होती है। सौर ऊर्जा होती है। अब देखो ये होती कैसे है, ठीक है। अब एक चीज समझेंगे हम फूड चेन के माध्यम से, फूड चेन के माध्यम से। ठीक है, फूड चेन के माध्यम से। अब इसमें क्या है, देखो किसी जंगल में जाओगे तो आपको कुछ पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये पेड़ पौधे अपना खाना कहां से बनाते हैं, सौर ऊर्जा से बनाते हैं। ये क्या लेते हैं, सौर ऊर्जा लेते हैं, यानी कि सोलर एनर्जी लेते हैं। इन पेड़ पौधों को कौन खाता है, तृणभक्षी खाते हैं, हर्बीवोरस खाते हैं, ठीक है। हाँ, बायोटिक का एग्जाम्पल हर कोई होगा। देखो कुछ लोग ये नहीं समझ पा रहे कि ये इंटरेक्शन क्या है। देखो बायोटिक कौन होता है, ध्यान से सुनो। बायोटिक होते हैं लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स सुना होगा बचपन में, लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं, ठीक है। और एक बायोटिक लिविंग थिंग्स और हो गए, बायोटिक यानी कि जैव, इसमें लिविंग थिंग्स और हो गए, ठीक है। और एबायोटिक होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। अब मैंने कहा कि इनमें इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन का मतलब लिविंग थिंग्स का एग्जांपल ले लो, लायन, ठीक है। और नॉन एक और लिविंग ले लेते हैं, इसका मान लो हिरन, डियर, हिरण। तो मान लो शेर ने हिरन को खा लिया, तो ये एक इंटरेक्शन है। क्या है, संबंध है, अंतरक्रिया है, अंतरक्रिया, ठीक है, ठीक है। और मान लो इसी शेर ने नॉन नॉन लिविंग में का मतलब हो गया ये अजैव होता है, ठीक है। इसमें मान लो पानी है, जल है, तो इसी शेर ने पानी पी लिया, तो ये भी एक अंतरक्रिया है। मान लो थोड़ी देर पहले हिरन ने भी पानी पिया था, ये भी एक अंतरक्रिया है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, बात समझ में आ गई। पर्यावरण में ये सब कुछ होता है, ठीक है। ठीक है, तो मान लो पेड़ ने अपना खाना बनाया। जो खाना अपने आप बनाते हैं उन्हें कहते हैं उत्पादक। क्या कहते हैं, उत्पादक, यानी कि प्रोड्यूसर, ठीक है। इनका एक और नाम होता है ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। एक और नाम होता है ऑटोट्रॉप्स। ये दोनों चीजें रटी, ये दोनों चीजें रट गई कि नहीं रट गई, ठीक है। इनको खाता कौन है, हर्बीवोरस, हर्बी, ये कौन होते हैं, तृणभक्षी। कौन होते हैं, तृणभक्षी। इसका कोई एग्जाम्पल दे सकता है, एग्जाम्पल हो गया जैसे बकरी, गोट, बकरी,
री। ठीक है। हाँ, स्वपोषी यही तो होते हैं, स्वपोषी। तृणभक्षी। अब इस बकरी को या हिरन को खा जाता है कौन? कार्निवोरस। कार्निवोरस ये कौन होते हैं? मांसाहारी। मांसाहारी। ये बात समझ में आ गई? जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो प्रोड्यूसर कहलाते हैं, और जो इनसे खाना लेकर के अपनी आगे साइकिल चलाते हैं इन्हें कहते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर्स यानी कि उपभोक्ता। ठीक है, उपभोक्ता। ठीक है, क्या बोलते हैं? उपभोक्ता। ठीक है। अब सुनो, इसने मान लो अपना खाना बनाया, एनर्जी बनाई, मान लो 100 यूनिट्स, 100 इकाइयां बनाई। तो इस, अच्छा हाँ एक चीज और बता दूं, ये जो है इसे अलग हर पोषक स्तर को, देखो जो भी इस जगह पे होंगे और सौर ऊर्जा से भोजन बना रहे होंगे, ठीक है, ऐसे जीव जंतु जो सौर ऊर्जा से भोजन बना रहे होंगे, इन्हें हम कहते हैं मतलब इन सब को ऑटोट्रॉफ कहते हैं, और इस लेवल को बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल 1। ट्रॉपिक लेवल 1 यानी कि पोषक स्तर 1। इसके बाद जो हर्बीवोरस हैं इसे बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल 2 यानी कि पोषक स्तर 2। और इसके बाद जो ये है ट्रॉफिक लेवल 3, पोषक स्तर 3। ये 3 है। हाँ, हर्बीवोरस ही शाकाहारी होते हैं, शाकाहारी होते हैं ये, शाकाहारी। ठीक है, समझ गए? इन 3 अलग अलग स्टेजेस को नाम दिया गया है पोषक स्तर। ठीक, हर्बीवोरस को शाकाहारी यहाँ कहते तो हैं। ओमनीवोरस अगले मिलते हैं, ओमनीवोरस बोलते हैं जो दोनों को खाते हैं। मैंने लिखा इसलिए नहीं है क्योंकि वो कंफ्यूजन हो जाएगा, इतने ही बोलते हैं अभी। ठीक है, इतना लिख लिया, इतना लिख लिया। हाँ, करंट अफेयर लेके चलेंगे, बोला तो है स्टार्टिंग में। बढ़े, जल्दी लिखो लीना गौतम। अब जो भी एनर्जी इन्होंने बनाई होगी, मान लो इन्होंने 100 इकाई बनाई होंगी ऊर्जा की। ठीक है, किसकी? अपना 100 इकाई ऊर्जा बनाई होगी, किसने? पेड़ों ने। तो अगले स्तर तक जो पहुंचती है वो सिर्फ 10% पहुंचती है, और यहां पर जितनी पहुंची उसकी 10% अगले अगले स्तर पे पहुंचती है। मान लो इन्होंने 100 किलो भोजन बनाया, कितना बनाया? 100 किलो, अपने मतलब का 100 किलो भोजन बनाया। तो इस स्तर से इस स्तर तक जो भोजन या एनर्जी पहुंचती है वो केवल 10 किलो पहुंचेगी, 10%। 10 किलो पहुंच गई। अब यहां से जो यहां पहुंचेगी वो 10 किलो का भी 10% होगी। तो 10 किलो का 10% होता है 1 किलो, तो वो 1 किलो यहां पहुंचेगी। तो जितनी यहां इसका 10% यहां, जितनी यहां उसका 10% यहां। ठीक है, ये लिंडामैन ने दिया था कॉन्सेप्ट। तो 10% ऊर्जा ही यहां पे पहुंचती है, ये और लिख लेना। तृणभक्षी क्यों बोलते? तृणभक्षी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पत्ते खाते हैं। हाँ, 90% खुद यूज कर लेते हैं, बाकी ऊर्जा का हास हो जाता है, हीट लॉस हो जाता है, हीट लॉस में निकल जाती है, ऊर्जा हास हो जाता है, हास। ठीक है। हाँ, रोज डेली इसी टाइम होगी, 1 बजे क्लास होगी। 2028 में एग्जाम देना है तो कुछ चेंज नहीं करना, उस करंट अफेयर अपडेट करते रहना। इतना हो गया।
इतना हो गया, ठीक है। अरे परपोशी बोल लो, कुछ भी बोल लो, बात एक ही है ना। अब एक बात और सुनिए, जैसे मैंने कहा कि इनको ऑटोट्रॉफ बोलते हैं, जो स्वपोषी होते हैं, खुद को भोजन देते हैं, और जो दूसरे से भोजन लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफ। क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ। तो कंज्यूमर का एक नाम और है, लिख लेना, हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स यानी कि परपोषी। परपोषी। ये दोनों आ जाते हैं इसमें, हेट्रोट्रॉफ्स में। ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ समझ गए? मुंडे ऋषिकेश नारायण, आई लव यू टू। क्लास की ड्यूरेशन क्या है? हम देखो मर्जी से चलते हैं ग्रेसी सिंह, इसमें ज्योग्राफी वाले भी हैं, उनसे पूछ लेना, बिल्कुल मर्जी के मालिक हैं। हम चलते हैं अपने हिसाब से और अपने साथियों के हिसाब से। ज्योग्राफी वाले हमसे कह देते हैं इतनी क्लास तो इतनी, उतनी तो उतनी। अपने मस्त तरीके से हमारी क्लास चलती है ज्योग्राफी की, ऐसी हमारी एनवायरमेंट चलेगी। आपने कह दिया बस इतनी तो बस उतनी, आपने कह दिया और कराइए तो और कराएंगे। ऐसा कुछ हम मिलिट्री शासन नहीं लगाते अपनी क्लास में, या 3 घंटे बैठना ही बैठना है। मैपिंग में लगा दिया था कल मिलिट्री शासन, क्योंकि वो खत्म करानी थी, या इतना करना ही करना है। अपन नहीं करते वो सब, तो अपन मस्त चलते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी वालों से पूछो, इन्हें पता है, और इसका फायदा भी उठा लेते हैं ये लोग। इन्हें पता है कि तो मान नहीं जाएंगे, बोल दो। मैं भी जानता हूँ कि चालाक बन रहे हैं, पर मैं कहता हूँ जाओ जी लो अपनी जिंदगी। हाँ देखो आ गए, आ गए। जय ज्योग्राफी। ठीक है, चलो इतना लिख लिया। अब सुनो मेरी एक बात, देखो कभी ना कभी ऐसा होगा कि पेड़ मर जाएगा और मिट्टी में चला जाएगा। कभी ना कभी ऐसा होगा कि ये मर जाएंगे, मिट्टी में चले जाएंगे। कभी ना कभी ऐसा होगा ये मर जाएंगे और मिट्टी में चले जाएंगे। तो कोई ना कोई होगा जो मिट्टी में जाने के बाद भी इन्हें सड़ा गला करके खत्म कर देगा। तनुप्रिया, अभिषेक, आकांक्षा, अंशु, शिवानी, प्रियंका, अमरजीत, जयंत, अभिषेक, उर्वशी, मानसी, विपिन, फिजा, सनूप, सदु क्या लिखा था, ठीक है। तो कभी ना कभी ऐसा होगा, आप देखोगे सड़क सड़क पे जाते होगे तो एक मरा हुआ कुत्ता पाया जाता होगा। आप 3-4 दिन बाद, 6 दिन बाद जाइएगा, हफ्ते भर बाद जाइएगा, तो उस कुत्ते की जो बॉडी है लगभग लगभग खत्म सी हो जाती है। कीड़े मकोड़े छोटे मोटे उसे धीरे 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 खत्म कर देते हैं। ऐसी लकड़ी का टुकड़ा आज डाल दो आप, ये लकड़ी का टुकड़ा भी धीरे 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 काफी हद तक कम हो जाएगा, फिर बचा रह जाएगा, बाद में कोयला बन जाता है। ऐसे ही कोई और चीज है, कोई जीव जंतु और है, तो वो भी धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाता है। इसको एक शब्द दिया गया है, डिकम्पोजिशन, यानी कि कुछ जीव जंतुओं द्वारा उसका एक तरीके से विनाश कर दिया जाता है, डिकम्पोज कर दिया जाता है, उसका अपघटन कर दिया जाता है। इसको अपघटन कहते हैं। तो ये करता कौन है? अपघटक करते हैं, यानी डिकम्पोजर्स करते हैं, ठीक है। उनकी एक अलग दुनिया चलती है, तो इन्हें कहते हैं डिकम्पोजर्स, हिंदी में अपघटक। डिकम्पोजर्स के कोई आप पूछेगा उदाहरण क्या है, तो सब डिकम्पोजर्स के उदाहरण है फंजाई और बैक्टीरिया। ऐसे हिंदी वाले ऐसे ही लिखना, फंजाई को फंजाई लिखना, बैक्टीरिया को बैक्टीरिया लिखना, लिख लो। नेहा, जय ज्योग्राफी। केतन प्रजापति, जय ज्योग्राफी। ये कौन है? मेरा नाम ले दीजिए, पालतू तिवारी। पलतू क्या लिखा है? PLTU। समीर अफजल जफिर, तुम्हारा फोन नहीं लग पा रहा है, मैं लगाया था उस दिन। विशाल, संदीप, रीना, सनूप, आकांक्षा, करमजीत, मंटू, संदीप, धर्मेंद्र, मोहित, सुरभि, वैष्णवी, नहीं शिवांगी, सुभाष चंद्र बोस। अरे हमें फ्रीडम फाइटर्स कहाँ चले गए? कल तो बहुत सारे थे, आज सुभाष चंद्र बोस बचे हैं बस। मंगल पांडे आ गए, मंगल पांडे आ गए, मंगल पांडे। अरे वो नहीं दिखाई दे रहे? गांधी बापू, अरे गांधी बापू अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। गांधी बापू ओरिजिनल वाले अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। आ गए, आ गए, आए कि नहीं आए?
हाँ ये निकल गए, तेजी से निकल रहे हो गांधी बापू, क्योंकि बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे हैं। देखो भाई, हमारी क्लास में आधे से ज्यादा स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनकी आत्माएं हैं। हम कोई भी हिस्ट्री का तथ्य अगर चर्चा कर रहे होते हैं, वो तुरंत काउंटर कर देते हैं कि नहीं नहीं, हमारे काल में ऐसा नहीं हुआ था, किताब में गलत लिखा है, हमारे काल में तो ऐसा हुआ था। इसमें गांधी बापू हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, मंगल पांडे हैं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हैं, और कौन कौन आ गया था, मंगल पांडे तो है ही, चलो, झांसी की रानी है, बताइए। और मैं भूल रहा हूं, अपने अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं सभी स्वतंत्रता सेनानी। आएंगे, धीरे धीरे आते हैं ये, बीच बीच में आते हैं। चंद्रशेखर थे, चंद्रशेखर आजाद थे, ठीक है ना, झांसी की रानी वो रही। चलिए, तो आप एक देख रहे हैं चीज, एक फूड चेन ऐसे चल रही है और एक फूड चेन नीचे चल रही है। दो तरह की फूड चेन चल रही है, दो अलग अलग खाद्य श्रृंखलाएं चल रही हैं। तो जो ऊपर चल रही है इसे बोलते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। क्या बोलते हैं? ग्रेजिंग फूड चेन, दैट इज चारण खाद्य श्रृंखला। चारण यानी कि जिसे चरना पड़े, चरते हैं ना, जैसे खाना चरते होगे, तो वो ये सब चरते हैं, तो चारण श्रृंखला बोलते हैं ऊपर वाली। और ये चरते नहीं है, ये केमिकल रिएक्शन के जरिए धीरे 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 गला देते हैं। गलाना, चरना नहीं, गलाना। तो इनकी अलग साइकिल चलती है, इसे बोलते हैं डेट्रीटियस फूड चेन, यानी कि अपघटन खाद्य श्रृंखला। लिख लें, अंबेडकर साहब आ गए, गांधी बापू ओरिजिनल वाले, बस कस्तूरबा की कमी रह गई है, गांधी बापू ओरिजिनल वाले कह रहे हैं। अब वो आप जानो भाई, कस्तूरबा आंटी को आप कहां छोड़े, हमें क्या पता। ठीक है, गांधी बापू, आप कस्तूरबा आंटी को कहां छोड़े आए? मुझसे कह रहे हैं कि बस कस्तूरबा की कमी रह गई, मैं कहां से कस्तूरबा की कमी पूरी कर दूं, वो तुम जानो। मेरा नाम ले लीजिए, विवेक कुमार सिंह। लंकापति रावण भी है, बताइए। रावण तो फ्रॉम नोवेयर रावण केम, कहां से आ गए मुझे पता ही नहीं। भाई रावण, आप गलत लाइन में आ गए हैं। आप अपने रामायण वाले लोगों के पास जाइए, हम तो यहाँ स्वतंत्रता सेनानियों के साथ बैठे हुए हैं। ये आप किस लाइन में आ गए रावण जी? ये हो गया सबका, ये हो गया, ये हो गया। नेहा, सोनम, आहना, मानसी, शुभम, रविंद्र, अभिरंजन, साहिल, उधम सिंह, उधम सिंह भी है इसमें। उधम सिंह है, उत्तम सिंह है, कौन से सिंह है ये? निखिल कुमार झा, विपिन, रंजीत, मंगल पांडे। मंगल पांडे जब भी आ रहे हैं बंदूक लेके आ रहे हैं। चलिए, इतना लिख लिया होगा, मुझसे कोई नहीं कहेगा कि पुरानी स्लाइड दिखाइए, क्योंकि मैं बहुत देर से खोल के बैठा हूं उसे। अब कुछ अन्य नाम प्रयोग किए जाते हैं कुछ चीजों के लिए, अन्य नाम। मैं हिंदी और इंग्लिश में सेम ही लिखूंगा क्योंकि वही नाम है। कहीं कहीं आप देखोगे कि हेट्रोट्रॉप्स को एक नाम दिया गया है, हेट्रोट्रॉप को एक अन्य नाम दिया गया है, फैगोट्रॉप्स। फैगोट्रॉप्स। यूपीएससी कई कई बार हेट्रोट्रॉप की जगह फैगोट्रॉप लिख के दे सकता है। हेट्रोट्रॉप कौन है? जो परपोषी है, परपोषी। ऐसे ही एक शब्द होगा डिकम्पोजर की जगह, डिकम्पोजर्स की जगह एक शब्द प्रयोग किया जाएगा, ऑस्मोट्रॉफ, ऑस्मोट्रॉफ्स, या सेप्रोट्रॉफ्स। डिकम्पोजर क्या होते हैं? अपघटक।
ठीक है, मैं याद करा दूंगा, टेंशन मत लो। मोहम्मद अली जिनाबी हैं, वाह 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 वाह, मोहम्मद अली जिनाबी आ गए। क्या कह रहे हैं हम? हरे गांधी जी, कस्तूरबा भाभी जी पाकिस्तान चली गई हैं। अनिल कुमार भारती, चाचा नेहरू भी आ गए हैं, जनरल ओ डायर भी हैं। वाह 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 वाह। तो ऐसा है, काम करना तुम सबके सब, जितनी भी फौज तैयार कर लिया तुम लोगों ने, जनरल डायर और जितने भी हैं। राजेंद्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी हैं, वाह वाह वाह। हिटलर भी हैं, वाह 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 वाह। तुम सबके सब जो है, दूसरे टीचर जो लोग हैं ना, सब्जेक्ट चला रहे हैं, उसमें ही पहुंच जाना और ऐसे अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। और कोई भी पूछे कि किसकी तरफ से हो, कि अंग्रेज शासन की तरफ से। अंग्रेज शासन कौन है? एनवायरमेंट वाले सर हैं। मैं आपकी अंग्रेज हुकूमत हूं। आप सबके सब जो है मेरी तरफ से जाइए। लोगों को लगना चाहिए कि जो है एक फौज पूरी तैयार है यहाँ पे। और मैं तो कहता हूँ जीवन में कहीं भी आप कोर्स लो, वहां सबके सब एक साथ ही लेना और उनको अपनी उपस्थिति से बताना कि हमने कोर्स को महसूस किया है, इतना महसूस कर लिया है कि अपने नाम तक बदल दिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नितिन गुर्जर, अंबेडकर साहब, लॉर्ड डलहौजी वो लॉर्ड डलहौजी भी है ना, नाम में हिंदी में लिखा है लॉर्ड डलहौजी लॉर्ड डलहौजी लॉर्ड नहीं, लॉर्ड डलहौजी। जनरल डायर, संजना अंबेडकर, अंकित सर का चेला। अरे भैया तुम मेरे चेले क्या के बन रहे हो? चलो, विजय लक्ष्मी सैनी। अब तो मुझे लग रहा है किसी और का भी नाम में पढ़ रहा हूं ना, जैसे विजय लक्ष्मी सैनी, तो मुझे लगा कि शायद ये भी कोई स्वतंत्रता सेनानी होंगी। फिर मुझे याद आया कि अच्छा अच्छा, नहीं ये नहीं है देखिए याद कैसे करें। ये हेटरोट्रॉप है, फैगोट्रॉप है। आपको लग रहा है ये भी ट्रॉप, ये भी ट्रॉप, ये भी ट्रॉप, ये भी ट्रॉप, और ट्रॉप ट्रॉप करके वहां खिचड़ी पक गई, याद नहीं आया तो क्या करेंगे? तो याद करने का तरीका ऐसा है कि जब भी एच और पी दिखाई दें तो ये हमेशा एक जैसे ही है। एच पी, हेटरोट्रॉप फैगोट्रॉप, हेटरोट्रॉप फैगोट्रॉप, मतलब एक ही है। और इसे देखोगे तो डी ओ एस, क्या हो गया? डी ओ एस। ठीक है, हाँ इन लोगों को अपने नाम पे भरोसा नहीं है। डी ओ एस, डी ओ एस का मतलब हो गया, याद करने का तरीका देखो, एचपी का लैपटॉप इस्तेमाल करते हो? एचपी का लैपटॉप, एचपी से याद रखना, एचपी का लैपटॉप। एचपी के लैपटॉप में आप एक एमएस ऑफिस चला रहे हो और वो है एमएस डॉस। आप लोगों को पता हो, बचपन में आपको पढ़ाया होगा कंप्यूटर में, एमएस डॉस चलती थी पहले, फिर बाद में विंडोज आई है। जो विंडोज आप चलाते हो, विंडोज 11 12 10 जो भी है, पहले डॉस चलता था, एमएस डॉस। तो उससे याद रखना कि एचपी का लैपटॉप है जिसमें आप क्या चला रहे हो? डॉस। तो ये तीनों एक ही में, ठीक है? ठीक है। जनरल डायर भान सिंह, भान सिंह तुम ओरिजिनली हो ना कोई ऐसा तो नहीं उस जमाने में कोई रहे हो कहीं पे कुछ? ठीक है। डिकम्पोजर्स, ऑस्मोट्रॉफ, सेपोट्रॉफ एक ही चीज है, ठीक है? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, बढ़ जाएं। चलो अब आप लिखना, द फ्लो ऑफ एनर्जी in a food chain is always unidirectional, यानी कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशीय होता है। एक दिशीय का मतलब होता है, ध्यान से सुनो, एक दिशीय का मतलब होता है कि ऊर्जा हमेशा यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, एक ही दिशा में जाएगी, एक ही दिशा में। कभी ऐसा नहीं होगा कि पेड़ इसको खा जाए। हमेशा बकरी पेड़ को खाएगी, पेड़ बकरी को नहीं खाएगा। हमेशा शेर ही बकरी को खाएगा, बकरी शेर को नहीं खाएगी।
सही है। हेटरोट्रॉफ वो होते हैं जो दूसरे से अपना खाना लेते हैं। पेड़ तो अपना खाना खुद बना रहा है, ठीक है। आपके घर में आपकी मम्मी खाना बनाती है, सबका अपना भी बनाती है, सबका भी बनाती है, ठीक है। तो मम्मी हो गई ऑटोट्रॉफ, जो अपना खाना खुद बना रही है, स्वपोषी। और बाकी चाहे आप हो गए, आपके पिताजी हो गए, आपके भाई बहन जो भी हैं, वो सब हो गए हेटरोट्रॉफ। चाहे आप हो गए, आपके पिताजी हो गए, आपके भाई बहन जो कुछ भी हैं, वो सब हेटरोट्रॉफ हैं, परपोषी। क्योंकि वो मम्मी के खाने पर आश्रित हैं। मम्मी खाना बनाएंगे तो उनको खाना मिलेगा। समझ गए? ठीक है। तो ऊर्जा हमेशा आगे बढ़ती है। हमेशा ऐसा होगा कि आपकी मम्मी ही खाना बनाएंगी और पिताजी ही खाएंगे और बेटा खाएगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि पिताजी बनाते और मम्मी खा ले। मतलब होता है घरों में, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो उसको कहते हैं एक दिशीय। खाना हमेशा एक ही दिशा में आगे बढ़ेगा। तो इसी में लिए मैंने बोला खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। एंड फ्लो ऑफ एनर्जी, नहीं, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एंड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल is approx 10% of previous trophic level. लिखना, this is called 10%, this is called law of 10% heat transfer. ठीक है। एंड was given by लिंडामन। ये एक व्यक्ति थे, वो थे साइंटिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट। ठीक है, हिंदी वाले लिखेंगे इसको। एक पॉइंट तो आपका ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरे पॉइंट को हिंदी वाले लिखेंगे लिंडामन के अनुसार एक पोषक स्तर से अगले स्तर तक ऊर्जा का लगभग 10% स्थानांतरण होता है। इसे ऊर्जा स्थानांतरण का 10% नियम भी कहते हैं। लिख दो। क्लास नोट्स की पीडीएफ नहीं मिलेगी, जो लिखवा रहा हूँ वो लिखना पड़ेगा।
लिख लिया? हो गया? क्या कह रहे हो, कल? चलो कल करते हैं, टेंशन मत लो। ठीक है, कल करें अब, पक्का? टेंशन मत लिया करो यार, कल कर लेंगे, लेकिन 1 बजे आ जाना और सब लोग लाइव आना, ठीक है? ऐसा नहीं हो कि थोड़े बहुत आओ फिर बाद में देखो, सब लोग रहेंगे तो याद कराने में मजा आएगा। जब सब जवाब देंगे मैं एकदम से याद कराऊंगा एक एक चीज, दिमाग में बैठ जाएंगी सब चीजें। ठीक है, चलो कल मिलते हैं, ख्याल रखना, नमस्कार, और बाय बाय।